बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा माँ नहीं बन सकती। बच्चे की और माँ की जान बच गई है, यही काफ़ी है। मेरे शौहर ने सबके सामने कहा था कि अब ये दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं। मैंने शादी इसीलिए कम उम्री में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं दूसरी शादी करूंगा, पर 14 साल हो गए मेरे शौहर ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। इसीलिए नहीं कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा वफादार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसे किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं देना था, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। इसने अपना रक्षा भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिया करती और उसी से घर चलता। कभी कभी वो कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे ही सबको ही पता था कि इसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। और जब कोई किसी को अपनी बेटी देता है और ये भी देखता है कि दूसरी शादी है, तो कम से कम ना तो हो के पैसे तो होने चाहिए लड़के के पास। अब मेरी बेटी मेरे घर कद जितनी होती जा रही थी। अब इसने वैसे भी किसी से शादी करनी थी। मेरी बेटी का नाम तोबा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, दुबली पतली, और ये बड़ी अजीब बात थी कि हमारे ख़ानदान में ये पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने इसे ज़िंदगी में अपने गले से मैंने सारी ज़िंदगी से अपने गले से लगा के छुपा के रखा था, ये सोच कर के कहीं मेरी एक ही औलाद है, दोबारा कोई औलाद नहीं हो सकती। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं बे औलाद हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने इसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही हफाजत से पाल कर रखा था। इसका नुकसान ये हुआ था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी, किसी बात का पता नहीं था। मैं इसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं देती थी, इसीलिए इससे किसी की दोस्ती नहीं हुई और इसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं इसे शादियों में भी लेकर नहीं जाती, और इसके अलावा हम गरीबों का कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती कि मैं इसके साथ हूँ और सारी ज़िंदगी मैं इसी का ख्याल करूँगी। मैं तो इसे बैरूनी ख़तरात से बचा रही थी, मगर मुझे क्या पता था कभी कभी अंदरूनी ख़तरात भी होते हैं। खैर, ये तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान होगी तो मेरे शौहर ने इससे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी इसने धिक्कारा ही था। कहता था तेरी वजह से अपनी माँ को बाँझ बना दिया। मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मैंने 12 बेटे पैदा करने थे। लेकिन ये सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, लेकिन अभी तक वो मेरी बेटी से नफ़रत करता था, इससे ताने देता था, इसे कहीं अपने साथ लेकर नहीं जाता था, इसे अपनी बेटी नहीं मानता था, इसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मेरे सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो मेरी बेटी को अपने पास बैठाकर बैठा हुआ था, इसे बहुत से प्यार से बात कर रहा था, इसे कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा था। मेरी बेटी भी हैरान नज़र आ रही थी। इसने कोई चीज़ बता दी और उठकर कमरे से चली गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि आजकल बहुत प्यार है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा बस अब मैं भूल गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये मेरे नसीब में नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो तेरे साथ नहीं, अल्लाह के साथ ज़िद डाली हुई थी, अल्लाह के साथ ज़िंदगी। अभी यही मेरी बेटी है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो, इस इंसान को समझ तो आ गई। और मैंने इसे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब तो सालों साल तक इसकी शादी हो जाएगी, फिर छोड़ कर चली जाएगी। तुझे सारे साल तूने ज़ाया कर दिए। कितनी प्यारी थी जब वो छोटी थी, कैसे भाग भाग कर तेरे पीछे जाती थी, तुझे बाबा कहती थी, तू इसे उठाता तक नहीं था। मेरी बात पर मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा कि मैंने वाकई काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैंने इसको इसके बाप के साथ नहीं छोड़ती थी, ये सोचकर कि किसी दिन इसको गुस्सा ना आ जाए और ये मेरी भी बेटी को मार ही ना डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई इसकी बेटी की मोहब्बत जाग गई थी। आखिरकार वो इसका अपना बाप था, कोई सतीला नहीं था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हात उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे वो अब गुजार रहे थे। वो मेरी बेटी को अपने साथ बाज़ार भी ले जाता,
اس کے لیے تحفے تحائف بھی لاتا اور کھانے پینے کی بھی کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور لے کر آتا۔ مجھے آج کل ایک جگہ نوکری مل گئی تھی، ایک سینٹر تھا جہاں پر جا کر کپڑے سینے تھے اور ایک سوٹ کے ساتھ کافی سارے پیسے بچ رہے تھے۔ میں گھر میں کپڑے سیتی تھی تو گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی، لیکن وہاں پر جاتی تو دماغ صرف آپ کی طرف ہی لگا رہتا۔ پہلے میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب سوچا شوہر فارغ ہی تو ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے رہے گا۔ جوان بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر تو میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن آج کل حالات اور تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام کر لیتی ہوں، اور میں یہ کام کرنے کے لیے روز جاتی تھی۔ شام کو واپس آتی تھی۔ میری بیٹی روز مجھے خوشی خوشی بتاتی کہ آج بابا نے مجھے یہ چیز لا کر دی اور آج میرے لیے یہ سوٹ لے کر آئے۔ آج ہم سیر کرنے گئے تھے، ہم نے گول گپے بھی کھائے تھے، آئس کریم بھی کھائی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میری بیٹی مجھے یہ سب باتیں نہیں بتا رہی تھی، بلکہ کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیوں آج کل ابا کے ساتھ باہر نہیں جاتی؟ تو کہنے لگی جاتی ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے کیوں نہیں بتاتی پورا دن کیا کیا؟ میں تو کام ہی کرتی رہ جاتی ہوں، تم دونوں کے تو مزے ہوتے ہیں، مجھے بتایا تو کرو، کم سے کم میں سن کر ہی خوش ہو جایا کروں گی۔ میں اپنی بیٹی سے مسکرا کر بات کر رہی تھی کیونکہ میں اس کے لیے خوش تھی، لیکن وہ بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میری بیٹی بیمار رہنے لگی، کبھی کہتی میری کمر میں درد ہے تو کبھی کہتی میری ٹانگوں میں درد ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر کے ہمارے گاؤں میں اس سے بات کی تو اس نے کہا بچی جوان ہو رہی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تم زیادہ فکر مت کرو، جب اسے درد ہو تو درد کی گولی اسے دے دیا کرو، اس کی خوراک بہتر کرو، دودھ وغیرہ دیا کرو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ آج کل میرا شوہر ویسے تو بہت خوش تھا، اس کا موڈ بھی کافی اچھا تھا، کافی دنوں سے اس نے میرے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا تھا، گھر میں پیسے بھی لا رہا تھا، لیکن مجھ سے دور دور بھاگ رہا تھا۔ ہماری کون سی ابھی اتنی عمر ہوئی تھی؟ اگر وہ اتنا ہی خوش تھا تو تھوڑی سی محبت میرے ساتھ بھی تو بانٹ سکتا تھا، ساری زندگی تو میرے ساتھ لڑتا ہی رہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے ایسے دور بھاگ رہا تھا جیسے اس کے لیے کوئی نامحرم ہو۔ میں اسی بات پر تھوڑی حیران تھی، لیکن میرے اتنے کام تھے کہ میرے پاس اور کچھ سوچنے اور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں، تو اس نے کہا ابھی سے تو میں نے کہا کہاں رشتے ہوتے ہیں، ابھی 1-2 سال لگ جاتے ہیں، اور شادی پہ تو جوانی میں ہونی چاہیے، ابھی تک ہم لوگ بھی جوان ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہماری بچی بھی جوان ہو گئی ہے، ہم نے کون سا ایسا نوکری کروانی ہے جو جب کچھ نہیں کروانا تو شادی کر دیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے، میں تو اس کی شادی 20 سال تک نہیں کروں گا، جب تک یہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا 20 سال تو بہت زیادہ ہیں، 18 سال مناسب ہے، تو اس نے کہا نہیں، جب تک لڑکی سمجھدار نہ ہو جائے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے اس کی شادی کرنا ظلم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کاش میرے بارے میں بھی کوئی سوچ لیتا، ایسا تم نے تو مجھ سے 16 سال کی عمر میں ہی ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کہا ہم جاہل لوگ تھے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ بھی ہماری طرح کے تھے، لیکن اب ہم نے دنیا دیکھ لی ہے تو اب بھی ایسا ممکن نہیں ہے، پھر ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ میرے شوہر نے یہ بات بڑے پیار سے کی تھی، ورنہ ساری زندگی اس بات کو اس نے میرے لیے تانا بنایا تھا، ایک ہی بیٹی دے کر بیٹھ گئی ہے، اس کے بعد بانجھ ہو گئی ہے، کیا کروں میں اس کا، اور یہ کوئی میری نسل تھوڑی آگے بڑھائے گی، یہ تو میرا خرچہ کروا کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ بہت دل دکھایا تھا میرے شوہر نے میرا، لیکن میں نے اسے پھر بھی معاف کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ میری بیٹی کا باپ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ کچھ ایسا کر بیٹھے گا کہ میں اسے معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ایک دن مجھے بیٹی کی طبیعت صبح سے ہی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ دوپہر تک وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میری بیٹی ایسی بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گھر لے آئی اور پھر اس کے منہ پر تھپڑ مار کے پوچھا تو نے کس کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چلایا؟ وہ میرے پیروں میں گر گئی، رونے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا،
फिर इसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया है, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रही, सारी दुनिया के लोग पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गईं, मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा, तू झूठ तो नहीं बोल रही? इसने कहा, सच बोल रही हूँ। फिर रात को मेरे शौहर ने ऐसा मंजर देखा कि वो हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। शौहर ने कहा, इसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा, ये यही सोया करेगी। इसने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा, जहाँ तुम्हारी मर्जी चले जाओ। इसने कहा, तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा, मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर सो रही थी और अभी अभी मैंने आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पे जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे शौहर ने कहा, काम पर क्यों नहीं जा रही? तो मैंने कहा, काम छोड़ दिया है मैंने। इस बात पर वो हैरान रह गया। इसने कहा, इतना अच्छा काम छोड़ दिया? मैंने कहा, हाँ मैंने छोड़ दिया और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो। जो तू कर रहा है अच्छी बात नहीं, इसीलिए अपने आप को बदल। मेरे शौहर ने मुझे हैरान होकर देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है ये पागल औरत। दरअसल इसको मेरी बात समझ आ गई थी। इतना वो बच्चा नहीं था। मैंने थोड़े सख्त लहजे में, मेरा इशारा ही काफ़ी था, अपने आप को सुधार ले, इस बात पर लड़ाई करता, इसको कमरे से निकालो। मैंने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे, वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है, तो जाओ कपड़ा आप तो अब क्या है? इसने कहा, बीवी हूँ तुम मेरी, मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ सोई रहेगी। अगर तुमको मसला है तो फिर अपनी बेटी के कमरे में चली जाओगी। लेकिन इस कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा ही ना लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से ख़राब हो गए थे। मेरे शौहर ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं इसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैं खाना बनाकर पहले ही किचन में रख चुकी थी। मेरी बेटी ने मुझे जगाया, कहा, भूख लगी है, अगर खाना खा लूँ। मेरे शौहर भी बाहर बैठा हुआ था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और इसके बाद मुझे होश ही न रहा। मैं खाना खाकर आधी रात को मेरी आँख खोली तो ये देखकर मेरे ज़मीन पाँव तले से निकल गई। मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरी उठी और बाथरूम की तरफ गई। शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा, मेरे कदमों तलों से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा शौहर चारपाई पर बैठा था। मैं इसे कुछ पल देखती रही। इसने कहा, क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रही हो? मैं सारा मामला समझ गई थी। इसने कहा, जाकर सो जाओ। यहाँ से इसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही ना चला क्या कब मेरी बेटी उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और इसको होश नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को इसके पास बैठाया। दिल में एक फ़ैसला कर लिया। मोहल्ले में गई, इस आदमी से मिली जो देग किराए पर दिया करता था। मैंने इसे कहा, मुझे सबसे बड़ी देग चाहिए। इसने मुझे दिखाई। मैंने कहा, नहीं, इससे भी बड़ी वाली चाहिए। इसने कहा, क्या सारे मोहल्ले के लिए खाना बनाना है? मैंने कहा, आप यूं ही समझ लें, मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी देग दें और चूल्हा भी चाहिए। इसने कहा, ठीक है। मुझे सामान दे दिया। वो सामान लेकर घर आई। रात को बिजली ख़राब थी, पूरे मोहल्ले की बिजली ख़राब थी, लेकिन सर्दियाँ थी, इसीलिए सारे सुकून से सो रहे थे। बहुत खामोशी थी। सुबह हुई तो मेरी आँख तो जल्दी ही खुल गई थी और मैं अपने कमरे में मसरूफ़ भी थी। लेकिन अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। दस्तक देने वाले के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वो पुलिस वाला है या फिर कोई चोर डाकू। बहुत ही बुरी तरह से दस्तक हो रही थी। मैं घबरा गई। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मेरी बेटी भी उठ गई थी। इसने कहा, अम्मी क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? इतना खाना किसके लिए पका रही हैं? और बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा, इसको बाबा कहने की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने कहा कि आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है? मैंने कहा, पागल, ये तो मैं वो मुर्गी काट रही थी, इसलिए मेरे कपड़ों पर ये सब कुछ लगा हुआ है। तो
तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन बार बार दस्तक हो रही थी। इसने कहा, दरवाजे पर कौन है और ये हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा, अपना सामान उठा और साथ वाली के घर चली जाओ, वहाँ पर ही रहना जब तक तुझे लेने के लिए नहीं आती। बहुत घबरा गई थी मैं। इसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और साथ वाली के घर भेज दिया। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवरात जमा करवाए हुए थे और सारे पैसे भी दिए थे। मैंने कहा, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास, इसका ये बहुत ख्याल रखना और यहाँ से भेज दो, निकाल कर इसे यहाँ से चली जाओ। और वो हमेशा कहती थी कि ना, ये तुझे अपने बेटे के लिए पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना और अपने पास हमेशा रख कर इसका ख्याल रखना। क्योंकि इसे तो पता था कि मैंने क्या किया है। वहाँ से वो मेरे साथ ही वादा करके गई थी, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। अब मेरी बेटी इसके हवाले थी। मेरे पास सब होने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। वो लोग बार बार कह रहे थे कि बीबी दरवाज़ा खोलो, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली थी। मैं डरी हुई थी। जिसका डर था वो तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ किए। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ मीडिया वाले भी थे जो अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने इस देग में देखा तो वो सब उल्टियां करने लगे। इनका बुरा हाल हो गया था और मैं बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मुझे हैरान होकर देख रहे थे। एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इनको मेरे घर से सामान निकालने में 4 घंटे लगे थे। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी। उन्होंने कहा, बेटी कहाँ है? मैंने कहा, वो किसी के साथ भाग गई है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मैंने झूठ बोला था। ज़ाहिर है मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से वो कोई सवाल जवाब करें और इसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये था कि मेरा शौहर कहाँ है? वही तो जहाँ से इसे होना चाहिए था, क्योंकि जो इसने किया इसके हर बुरे इंसान की। मुझे ऐसा देख रहा था जैसे मैं इस दुनिया की नहीं, जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं करता था। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन इस मकाम पर पहुंचाने वाला मुझे मेरा शौहर था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझे ऐसे डरे हुए थे जैसे मैं इंसान नहीं, कोई चुड़ैल हूँ, क्योंकि हरकत भी मैंने ऐसी ही की थी। ऐसे देग वाले का इंटरव्यू ले रहे थे। इसने कहा, इसने तो मुझे कहा था कि मुझे सबसे बड़ी देग चाहिए। मुझे क्या पता था कि ये ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे कि ये तो बड़ी अच्छी खतून है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है, अच्छी भली थी, बिल्कुल किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, इसका तो कोई ऐसा मसला भी नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान थे। और बज़ाहिर इसकी बेटी भी कहाँ थी ये हमें नहीं पता। मेरी सहेली ने खूब बयान दिया, मैं इसके दोस्त हूँ और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। इसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचाया था और ये इसका बहुत बड़ा एहसान था। इसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया आपने? अब ऐसा अपने शौहर को मारकर इसके एक देग में इसकी ज़ुबान रुक गई और वो इसे अकाई आ गई। लेकिन मैं बोर पड़ी। मैंने कहा, कोई भी औरत ऐसा कदम क्यों उठाएगी? भला तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता होगा कोई इस मकाम तक कैसे पहुंचता है। इंसान इस इंसान के कहलाने के काबिल ही नहीं था। मैंने कसम खाई थी कि इसका यही इंजाम करूंगी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ गलत करी करता था, मेरी बेटी से गलत तारी करता था। मुझे लगा इसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन इसकी मोहब्बत जागी नहीं थी, जिसके अंदर शैतान जाग गया था। इसलिए मैंने इसको मारकर बिल्कुल ठीक कर दिया। जब ये बात सामने आई तो लोग ये भी कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस माशरे का भी पता नहीं चलता, किसी के साथ देता है, लेकिन अब सारे मेरे साथ थे। इनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको इबरत का निशान बना दिया। अब सोच रहे हैं कि आखिर वो किस किस्म का सतीला था। बाप तो नहीं था, ना इसका अपना बाप था, फिर भी इस मकाम तक कैसे पहुंच गया? इसने ये हरकत कर ली, मुझ पर मुकदमा चलाया, लेकिन मदई कोई भी नहीं आया और मुझे कुछ सालों के बाद छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी और इसका एक प्यारा सा बेटा था। मैंने इसे कहा कि इसकी बहुत अच्छी तरबियत करना। मेरी बेटी मुझे गले लाकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि इसे सब कुछ पता चल गया था। ये खबर तो अखबार में भी आई थी। हरगिज़ नहीं कह सकती कि अपनी बेटियों के इनके बाप से दूर रखें, लेकिन हाँ, अपने शौहर पर मुकम्मल नज़र रखें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।